हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज हम देखेंगे जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स इन फॉर्म ऑफ क्विज। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। अब ये प्रोटोटाइप किस कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए डेवलप किया गया है? आंसर होगा डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स, राइट, ऑप्शन बी। अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना नहीं पड़ेगा वोट देने के लिए। वो अब जहां पर रह रहे वहां से भी वोट दे पाएंगे। और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि उनका समय भी बचेगा, प्लस कॉस्ट जो ट्रैवल करने में होती है वो भी बचेगी, राइट। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल? अब यहाँ झटके में सीधे इंडियन आर्मी पर मत लगा देना, वो पूछ रहा है कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्स है वो। आंसर इज इंडियन एयर फोर्स। हर क्वेश्चन के बाद ऐसे कुछ पॉइंटर्स दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए उस क्वेश्चन को। ब्रह्मोस मिसाइल को एक तरीके से डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस कौन करता है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर कंपनी है इंडिया और रशिया की। ये चीज याद रखने वाली है। किस सिटी के सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने 3D प्रिंटेड हाउसेस दिए हैं? अहमदाबाद। और ये किन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद माइको प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दोनों ने मिलकर कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब ये सवाल कोलेजियम सिस्टम से लेके है। क्या कोलेजियम सिस्टम जो है इंडिया का वो किसी एक्ट से आया है पार्लियामेंट के? जाहिर सी बात है ना, चीजें जो बनती हैं वो पार्लियामेंट अपने एक्ट से बनाता है। तो क्या कोलेजियम सिस्टम जो है वो भी पार्लियामेंट के किसी एक्ट से निकल कर आया है? फिर जो आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको हार्म पहुंचाएगा और जुडिशरी को एक तरीके से एग्जीक्यूटिव से मिला रहा है, राइट। मतलब एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस हो सकता है जुडिशरी पर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकेंड स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो कोलेजियम सिस्टम है वो किसी पार्लियामेंट के एक्ट से निकल कर नहीं आया, बल्कि ओवर द टाइम केसेस से निकल कर आया है। ठीक है, केसेस से वो चीज डेवलप हुई है। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहां से एक तरीके से कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसलिए पार्लियामेंट कोई भी एक्ट नहीं बना सकता है जुडिशरी के लिए कि यहां से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। उसका ये प्रोसेस है, पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव वो डिसाइड नहीं करेंगे, राइट। वो सुप्रीम कोर्ट का अपना मेथड है जिस पर अभी बहुत बहस छिड़ी हुई है, राइट। न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, ये अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड न्यूज आई थी, उसमें इस चीज का यूज हुआ था। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सिलीगुड़ी में ये एक रेलवे स्टेशन है और इसको एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट का गेटवे माना जाता है। अगर वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज शेयर करना स्टार्ट कर दो, लाइक करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा आगे वैल्यू ऐड होने वाली है। जितनी भी स्लाइड्स है सब मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट लीगल गाइड पर शेयर हो जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिए, शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। सो पहली बार इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? आजादी के ठीक 1 साल पहले 1946 में आरबीआई ने 1000 और 10,000 के नोट्स को एक तरीके से डिमोनेटाइज कर दिया था। ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड है। पहला है, इट इज फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ठीक है, क्या? फिर दूसरा जो है पॉइंट, इट अमाउंट्स टू मोर देन 5% टैक्स टू दी जीडीपी रेशियो। जो दो स्टेटमेंट्स मैंने बोले इसमें से कौन सा सही है? अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कौन सा स्टेटमेंट वो पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज नॉट राइट? इज नॉट राइट, सही नहीं है। ये भी चीज लिखी रहती है, काफी बार आप लोग सही पे टिक कर देते हो, बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है, तो उसका ध्यान रखना है। यहां पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट, नीदर 1 नॉर 2, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है या कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम होती है किसी कॉर्पोरेट एंटिटी की, उस इनकम पर इसको लगाया जाता है। भले ही वो इनकम उनके बिजनेस से हो रही हो, फॉरेन से हो रही हो, डोमेस्टिकली हो रही हो, कैसे भी हो रही हो, डायरेक्ट टैक्स से इंपोज किया जाएगा। अब यहां पर पूछ रहा है कैग से रिलेटेड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखो। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया का, उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। उसको रिमूव करने का प्रोसेस सेम वैसा ही होता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस होता है। कैग का अगर ऑफिस का जो टेन्योर है वो खत्म हो गया तो उसके बाद भी वो एलिजिबल रहेंगे उसमें एंटर करने के लिए, राइट।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जितना भी एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड अकाउंट्स को ये ऑडिट करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, इंडिया का भी जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको भी ऑडिट करते हैं, ठीक है, उसके अकाउंट्स को। और जो कंसोलिडेटेड फंड है हर स्टेट का अपना अपना, ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर को भी यही ऑडिट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो स्टेटमेंट्स हमने रीड किए इसमें से कौन सा सही है? 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 स्टेटमेंट्स ही सही है, बाकी जो आपका बीच वाला 2 वाला स्टेटमेंट था वो रॉन्ग है। तो कैग का एक बार टेन्योर जो है ऑफिस का वो एंड हो गया तो दोबारा वो ऑफिस में एंटर नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, तो ये चीज सही है, राइट। और जो यहाँ लिखा है कि नहीं एंटर कर पाएंगे वो चीज रॉन्ग साबित हुई। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज यानी केबल पर टिकी हुई है जुआरी ब्रिज, ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? आंसर इज गोवा। इसके फर्स्ट फेज को मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अभी इनॉग्रेट भी किया है, जो कि साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा के बीच की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल, ठीक है, ये कहां ऑर्गेनाइज होता है, किस स्टेट में होता है? आंसर इज बी, ओडिशा। इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था 1947 से 1948 तक। यूरोपियन यूनियन की एक तरीके से किसने प्रेसिडेंसी ले ली है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2023, यानी 2023 के पहले 6 महीने कौन एक तरीके से प्रेसिडेंट रहेगा यूरोपियन यूनियन का? आंसर इज ऑप्शन बी, स्वीडन। समझने वाली बात यहाँ ये है कि तीसरी बार है स्वीडन जब एक तरीके से प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल में आ रहा है। और यूरोपियन यूनियन की एक जो प्रेसिडेंसी है उसकी काउंसिल की, वो हर बार 6 महीने पे रोटेट होती है, यानी अभी स्वीडन है तो अब 6 महीने बाद कोई और होगा, राइट, इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट कौन इंजीनियर इन चीफ को अपॉइंट किया गया इंडियन आर्मी का? द आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। अच्छा, नॉन न्यूक्लियर अग्रेशन अग्रीमेंट, ये एक बायलेटरल अग्रीमेंट है बिटवीन विच कंट्रीज? किन 2 कंट्रीज के बीच में ये एक बायलेटरल अग्रीमेंट है? द आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बेसिकली अग्रीमेंट ये कहता है कि ना हम न्यूक्लियर आर्म्स का यूज करेंगे एक दूसरे पर अटैक करने के लिए, ना हम किसी थर्ड या फॉरेन नेशन के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि इस कंट्री पर अटैक करो, राइट। हम दोनों भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, ना किसी और कंट्री को बोलेंगे कि हम पर आकर अटैक करे, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है इस ट्रीटी का वो ये है कि आप सरप्राइज अटैक नहीं कर सकते हो एक तरीके से पाकिस्तान पर या पाकिस्तान इंडिया पर, राइट। आप दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे पर सरप्राइज अटैक नहीं कर पाओगे। जो आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर आप सरप्राइज अटैक नहीं कर सकते हैं। और सेम यही काम आप किसी फॉरेन कंट्री से नहीं करा सकते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप को किसने डेवलप किया, किस इंस्टीट्यूशन ने से बनाया है? आंसर इज बी, NPCI। 30 दिसंबर 2016 में से लॉन्च किया गया था इंडिया में और अभी रिसेंटली इसकी 6th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई है। किस स्पोर्ट पर्सन ने दोनों वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस टाइटल्स को जीता है? द आंसर इज बी, मैग्नस कार्लसन। और इनके पास 3 टाइटल्स है, क्लासिकल, रैपिड एंड ब्लिट्स, और ये इनको 3 बार मिल चुके हैं। और 2022 तक किसी प्लेयर ने रैपिड और ब्लिट्स टाइटल्स को एक साथ सेम ईयर में नहीं अचीव किया। इंडिया ने अभी रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया किस कंट्री के साथ? द आंसर इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से पहले किस के साथ साइन हो चुका है ये अग्रीमेंट इंडिया का? यूके के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी एंड फिनलैंड, राइट। अभी पहली कौन सी ऐसी वुमेन है जिसको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया सियाचिन में, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड? द आंसर इज ए, शिवा चौहान। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा स्केड्यूल है जो ये कहता है कि ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा? और क्यों होगा? ताकि वहां के लोग जो है उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। बेसिकली वो जो स्केड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, ये सवाल कह रहा है ना। ट्राइबल एरियाज जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, ठीक है, ताकि वहां के लोगों के राइट्स को सिक्योर किया जा सके। कौन सा है वो स्केड्यूल? आंसर है ऑप्शन सी, 6th स्केड्यूल। कैसे वहां के लोगों के राइट्स बचेंगे, किस तरीके से आप एडमिनिस्टर करोगे? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाकर एडमिनिस्टर करेंगे। ये काउंसिल्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से ऑटोनॉमी दी है विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में रहकर ये ऑटोनॉमस है, ये फ्री है और उस डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
अब ये ऑटोनॉमी वेरी करती है, एक मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है एडीसी को, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी कम मिली हो, तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है, बदल सकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा इंडियन स्टेट है जहां पे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, दिसंबर 2022 में? आंसर इज सी, हरियाणा। इंडिया का 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां, किस स्टेट में सेलिब्रेट होगा? आंसर इज डी, कर्नाटका। डिसेंसी और मोरालिटी, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, या फोर्थ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, इन चारों में से कौन सी कंडीशन वहां पे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वहां पे मौजूद है? ऑप्शन होगा डी, राइट, चारों के चारों रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं किसी पर्सन की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। अच्छा, हमने अक्सर सुना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट यूज होते हैं, ठीक है, स्टेट पर वो इंपोज किए जाते हैं। अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ है तो वो स्टेट ने वायलेट किया, तभी आप कोर्ट जा पाओगे। लेकिन ये सवाल बोल रहा है ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि आप स्टेट के अगेंस्ट तो इंपोज कर ही सकते हो, स्टेट के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी जो इंस्ट्रूमेंटैलिटीज हैं या जो बाकी लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर मैंने आपका फंडामेंटल राइट वो वाला वायलेट कर दिया तो अब मेरे अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हो, स्टेट ने वायलेट कर दिया तब भी आप कोर्ट जा सकते हो। ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है? और इस पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया हुआ है। आंसर होगा डी, यानी आर्टिकल 17, 19, 21 तीनों के अगेंस्ट आप पर्संस के अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हो, प्लस स्टेट के अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकते हो। आंसर जो आर्टिकल 17 है वो आपकी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 19 आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का थीम क्या है? आंसर इज ए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। इसको हमारे पीएम ने वर्चुअली इनॉग्रेट और एड्रेस किया। नागपुर, महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड इन सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करते हैं। पहला है, क्या ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट हुआ है तो? अब यूनियन जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके पास क्या ताकत है कि वो किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। किस कंट्री ने आधार के जैसा ही एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है फॉर 9 कंट्रीज, जिसको कहते हैं मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म या मॉसिप? आंसर इज बी, इंडिया। IIIT बैंगलोर ने एक तरीके से इसको डेवलप किया ताकि आधार के जैसी डिजिटल एंटिटीज मिल सके 9 कंट्रीज को। अभी रिसेंटली न्यूज में हमें लैंग्वेज टैक्स ये टर्म देखने को मिला था। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट्स रीड करके हम पता करेंगे। जो इंग्लिश नेशंस में जो लोग रह रहे हैं, जो कि जिनको नेटिव इंग्लिश बोलने नहीं आती, वहां के जैसी इंग्लिश बोलने नहीं आती है, क्या ये टैक्स इंग्लिश नेशंस उन लोगों पर लगाती हैं? क्या ये टैक्स यूएस कंपनीज चाइनीज ऑफिशियल्स पर लगाती हैं? क्या ये टैक्स वो है कि जब दूसरी कंट्रीज को आप इंग्लिश सिखाते हो तो उसको ट्रांसलेशन और टीचिंग में जो एक तरीके से कॉस्ट आती है उस पर ये टैक्स लगता है? क्या ये टैक्स तब लगता है जब कोई एक तरीके से बुक लोकल लैंग्वेज में लिखी गई हो और आपको उसे ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट कराना है, क्या तब उस पर ये टैक्स लगता है? आंसर होगा सी, जब किसी कंट्री को दूसरी कंट्री को एक तरीके से इंग्लिश सिखानी है, टीचिंग ट्रांसलेशन में जो कॉस्ट आती है उस पर ये टैक्स लगता है, जिसको कहते हैं लैंग्वेज टैक्स। आजादी सैटेलाइट को 750 स्कूल गर्ल्स ने मिलकर बनाया है, कौन से स्टार्टअप के साथ? द आंसर इज सी, स्पेस किड्स इंडिया। ये एक चेन्नई बेस्ड टेक स्टार्टअप है। 75 गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने अक्रॉस कंट्री 10 गर्ल्स को सिलेक्ट किया था, हर एक स्कूल से 10 गर्ल्स को इन्होंने सिलेक्ट किया था। किस स्टेट में वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम ओपन हुआ है? आंसर इज बी, केरला। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। वीर गार्जियन 2023 एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? आंसर इज ए, जापान। एयर डिफेंस कॉपरेशन जो है इन दो कंट्रीज के बीच में, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं उनको देखिए। अब ये अमेंडमेंट एक्ट है, इस चीज का ध्यान रखना, यानी जो पहले एक्ट था उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है
ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो एक तरीके से स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है जेस्टेशन पीरियड को 20 वीक से बढ़ाकर 24 हफ्ते करता है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये अनमैरिड वुमेन को अबॉर्शन लेने की अनुमति नहीं देता है। 30 का ए, ऑप्शन ए इज राइट, 1 ओनली, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वही सही है, यानी 20 हफ्ते से टाइम को बढ़ाकर 24 हफ्ते करता है, जेस्टेशन पीरियड को इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट जो यहां पर ये आता है निकलकर कि अनमैरिड वुमेन को भी ये राइट देता है कि वो भी अबॉर्शन करवा सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस इंडियन स्टेट ने कास्ट बेस्ड सेंसस निकाला है? ऑप्शन ए इज राइट, बिहार। तो यूनियन गवर्नमेंट का सेंसस क्या होता था? यूनियन गवर्नमेंट का जो सेंसस है वो रिलीजियस ग्रुप्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को काउंट करता है। बिहार में कास्ट के बेसिस पर सेंसस हो रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जिसका पासपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है? आंसर इज जापान। जो जापानीज सिटीजन है वो 193 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है सिंगापुर का एंड साउथ कोरिया का। इंडियन पासपोर्ट की रैंक का ये 85th और ये आपको वीजा फ्री एंट्री देता है 59 डेस्टिनेशंस पर। जब जुडिशरी एक तरीके से अपना स्कोप क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और जो बाकी दो ऑर्गन्स हैं हमारे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जब उनके काम में इंटरफेयर करने लगती है तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है जुडिशियल ओवर रीच। किस स्टेट ने शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम एंड एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल सिस्टम निकाला है? आंसर इज बी, मेघालय। इस बुक के ऑथर कौन है? रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। आंसर इज बी, संजीव सान्याल। प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रहती है उसके मेंबर रह चुके हैं इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को लॉन्च किया है? आंसर है सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2 रिस्क इसमें बताए गए हैं, फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एज वेल एज फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। ये 2 बहुत ही ज्यादा सीवियर रिस्क हैं जो वर्ल्ड फेस करेगा नेक्स्ट डिकेड में। विदिशा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहली डिस्ट्रिक्ट है जिसने 5G का बहुत ही इनोवेटिव इंप्लीमेंटेशन किया है। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। अब इन सारे स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट्स। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो लेजिस्लेशन अभी अभी आया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्या ये डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस से निकल कर आया था? और ये डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर लागू नहीं होता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ स्टेटमेंट ए और बी सही है, सी गलत है। यानी ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर भी लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कुछ ऐसा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उसे भी ये स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। कोई भी लॉ अगर हार्म पहुंचा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो उसे हटा दिया जाएगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वॉर के बाद जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें देखने को मिला था, बिकॉज जब हिटलर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो थे, कुछ बेसिक लॉज जो थे जर्मनी के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या ये इंटर कंट्री अडॉप्शन से डील करती है? इन अकॉर्डेंस विद हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हेग कन्वेंशन पर बेस्ड है ये और इंटर कंट्री अडॉप्शन से डील करती है। क्या ये 2 स्टेटमेंट सही है? और तीसरा स्टेटमेंट भी है, कारा डज नॉट डील विद अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, यानी कारा जो है वो ऑर्फन जो चाइल्ड होते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, अबेंडेंड है, जिनको छोड़ दिया गया है, जो सरेंडर्ड चाइल्ड है, जिनको सरेंडर कर दिया गया है लाकर, क्या उनसे ये डील नहीं करता है? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत ध्यान से इन चीजों को रीड करना है आपको। 39 का ए सही है, राइट, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट जो हमने रीड किए वो सही है, लेकिन ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। यानी कारा जो है ऑर्फिन्ड चाइल्ड, ठीक है, जो अनाथ बच्चे हैं उनसे भी डील करता है, जो अबेंडेंड बच्चे हैं जिनको छोड़ दिया गया उनसे भी डील करता है, जिनको सरेंडर कर दिया गया है लाकर उनसे भी डील करता है। इंडिया का जो प्रोजेक्ट 75 है ये किससे रिलेटेड है?
क्या ये एंटी शिप डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड है, एरोस्पेस से रिलेटेड है, सबमरीन से रिलेटेड है, या स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड है? आंसर है सी, सबमरीन से रिलेटेड है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 में 6 सबमरीन्स को एक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ये सबमरीन्स बेस्ड होंगी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पर। जोशीमठ के बहुत सारे पार्ट्स इस वजह से सिंक हो रहे हैं बिकॉज वो मोस्ट एक्टिव सिज्मिकली जोन में आता है इंडिया के, जिसको कि जोन वी कहते हैं। सिज्मिकली एक्टिव जोन यानी कि वहां पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। जोशीमठ 2 रीजनल थ्रस्ट से बाउंड है, वैकृता इन द नॉर्थ एंड मुंसियारी इन द साउथ। अब इनमें से कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से जोशीमठ सिंक हो रहा है? 41 का सी, यानी दोनों ही रीजन सही है, राइट। इन्हीं वजह से ये सिंक हो रहा है। इंडस वाटर्स ट्रीटी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन हुई थी, ये बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम के 6 रिवर्स को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड कर देती है। अब सवाल ये है कि इंडिया के पास कौन सी 3 रिवर्स मौजूद हैं? आंसर इज बी, 1 and 3 ओनली, यानी इंडिया के पास रावी और सतलुज रिवर मौजूद है। इस ट्रीटी को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने साइन किया था विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एज अ मीडिएटर। ये चीज याद रखिएगा। पाकिस्तान को कौन सी रिवर्स का पानी मिलेगा? इंडस, झेलम एंड चेनाब। आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज उस सरप्राइज का वेट करिएगा जो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाला है। वीडियो को शेयर करिए, पीडीएफ जरूर से देखिएगा, बहुत बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।